साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपी एग्जाम्स त्रिदेव सीरीज। जी हाँ, यहाँ पर हम एक वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करते हैं। तीनों टॉपिक के 10-10 ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एमपी की करंट अफेयर, और आज सेकेंड टॉपिक है वो है इंडियन स्टैटिक जीके। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो है वो है साइबर सिक्योरिटी एमपीपीएससी यूनिट 9 के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक पर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर में। तो सबसे पहले एक थॉट होगा जो आज का मुख्य थॉट होगा, जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा और पढ़ने में आपका मन लगेगा। आइए देखते हैं कौन सा है वो थॉट। तो देखिए, ना संघर्ष हो ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी आकर थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ, यहाँ पर आग लगी है सीने में कि कुछ भी हो जाए, इस बार एमपी के एग्जाम्स में अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो जब आग सीने में लगी है तो बड़े बड़े तूफान यहाँ पर आगे आकर के थम जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आइए चलते हैं सीधे एमपी करंट अफेयर्स की ओर और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आज का पहला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने कहां पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है गोटेगांव स्टेडियम जो नरसिंहपुर है, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया है। अब देखिए, नेताजी की बात यहाँ पर चल रही है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। जय हिंद नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड कि जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, और त्रिपुरी कहां पर है? तो जबलपुर में है। 1939 में अधिवेशन हुआ था और यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। हालांकि फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी थी और अपनी एक नई पार्टी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण थे पहले प्रश्न से। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस समय चर्चा में है, तो उनसे संबंधित जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। हाल ही में विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहां खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर है भोपाल में। भोपाल में खोला जाएगा विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर जो है डेवलपमेंट सेंटर। अब क्या होगा इससे? तो जो भोपाल है वहां पर जो नई शिक्षा नीति में जो है, जैसे अभी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति चालू की है, तो नई शिक्षा नीति में विप्रो को जो है नॉलेज पार्टनर के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी नॉलेज पार्टनर के रूप में किसको शामिल किया गया? तो विप्रो को शामिल किया गया। एक प्रश्न यहाँ से और आपका बन जाएगा। अब विप्रो की स्थापना की बात करते हैं तो 1945 में अजीम प्रेम जी यहां पर मुख्य हैं विप्रो के, इनके द्वारा स्थापना की गई। और जो इसका मुख्यालय है भाई, तो विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ये बात भी आपको कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए कि विप्रो का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में विप्रो का मुख्यालय स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किसकी अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सलाहकार समिति का गठन हुआ है? तो देखिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर एक नई सलाहकार समिति का गठन हुआ है जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को निर्धारित करेगी। अब यहाँ पर बात आई है मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव, सारी जानकारी आइए हम आपको देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बन जाएगा। जहां पर भी आपकी करंट से संबंधित कोई भी न्यूज आ रही है तो वो जिससे संबंधित है उसका अल्फा गामा थीटा कॉस थीटा सब कुछ यहां पर आपको पढ़ लेना है, यानी कि पूरी जानकारी आपको यहां पर लेनी है। आइए देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं वो हैं इकबाल सिंह बैस। एक क्लियर यहां से हुआ। दूसरा, जो कि 32वें क्रम के हैं, यानी 32वें क्रम के, जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें मध्य प्रदेश में कौन से क्रम के मुख्य सचिव हैं, तो इकबाल सिंह बैस जी जो हैं वो 32वें क्रम के मुख्य सचिव हैं। अब पहले मुख्य सचिव की बात करते हैं तो HS कामत जो हैं वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे, और एकमात्र महिला मुख्य सचिव जो अभी तक मध्य प्रदेश की हुई हैं वो हैं निर्मला बुश। तो यहां से आपके 4 प्रश्न क्लियर हुए। चारों प्रश्न आपको बिल्कुल रट करके जाना है, घोट करके जाना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में छपेगा ही छपेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण करेंगे? तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके लिए यही बन जाता है कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो जी हां, आज के ही दिन, यानी कि 24 जनवरी, आज के ही दिन बालिका दिवस आपका मनाया जाता है। अब देखिए, लगातार आपको 3 दिवस देखने को मिलने वाले हैं। आज है बालिका दिवस, कल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और उसके बाद आपका गणतंत्र दिवस आ जाएगा। और गणतंत्र दिवस से संबंधित एक प्रश्न आपसे आज पूछा ही जाएगा कि इस बार गणतंत्र दिवस का जो अध्यक्षता करेंगे, जो यहाँ पर आप लोग मेहमान बुलाते हैं, तो मेहमान इस बार कौन है? तो भाई ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि कोई भी यहाँ पर मेहमान नहीं है गणतंत्र दिवस के मौके पर। चलिए पहले इसका आंसर आपको दे देते हैं।
तो 503 कुल आंगनवाड़ी केंद्रों का यहां पर लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बालिका दिवस के मौके पर। बालिका दिवस कब मनाया जाएगा? तो 24 जनवरी, जी हां, आज ही के दिन यहां पर बालिका दिवस मनाया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए कितनी करोड़ राशि का अनुमोदन हुआ है? तो भाई 320 करोड़ राशि का अनुमोदन हुआ है मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए। अब देखिए, जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों घरों में जल की जो है उपलब्धता कराई जाएगी पाइप के माध्यम से। यानी कि जो अभी क्या है, देखो चल ये रहा है कि जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही, बहुत से जिले ऐसे हैं जिनके पास जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर उनके लिए जल जीवन मिशन चलाया गया है और 320 करोड़ राशि का यहाँ पर जो है अनुमोदन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में आशीष चोपड़ा ने बांग्लादेश में हुई कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आशीष चोपड़ा किससे संबंधित हैं? तो भाई कराटे से संबंधित हैं। बांग्लादेश में हुई कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और कहाँ के रहने वाले हैं? तो बैतूल जिले के रहने वाले हैं आशीष चोपड़ा। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, एमपीपीएससी में छपने ही वाला है, याद कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से वही प्रश्न आते हैं जो न्यूज़ में बने रहते हैं। अगर आपने एमपीपीएससी के अभी तक एग्जाम्स दिए हैं तो आपको यह बात तो पता ही होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है, मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन वेस्ट निष्पादन केंद्र कहां पर खोला गया है? तो भोपाल में पहला ग्रीन वेस्ट निष्पादन केंद्र खोला गया है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो इस बार अमरकंटक महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कैलाश खेर जी जो है, इन्हें इस बार का जो अमरकंटक महोत्सव है उसका यहां पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और ये बात आप याद रखिए कि 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे? कैलाश खेर जी को अमरकंटक महोत्सव के इस बार ब्रांड एम्बेसडर है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो नर्मदा ताप्ती जो है वो अमरकंटक से निकलती है, सोन भी निकलती है, सोन दूसरी दिशा में जाती है और नर्मदा ताप्ती दोनों एक साथ समानांतर बहती हुई जाती हैं। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, और एस्चुरी कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये भी आपका नर्मदा और ताप्ती ही एस्चुरी बनाती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कौन है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कमलनाथ जी जो हैं वो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में मध्य प्रदेश के। और कमलनाथ जी से आप परिचित होंगे, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो कमलनाथ जी हैं और कांग्रेस से ये मतलब कांग्रेस पार्टी के इस समय अध्यक्ष भी यही हैं, मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है वहां पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के दूसरे सीमन स्टेशन का लोकार्पण कहां पर किया जाएगा? तो दतिया जिले में मध्य प्रदेश के दूसरे सीमन स्टेशन का यहां पर लोकार्पण किया जा रहा है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा यह लोकार्पण किया जा रहा है। दुधारू पशुओं की जो है नस्ल में वृद्धि करने के लिए, नस्ल को अच्छा बनाने के लिए सीमन स्टेशन का लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है। आपको एक बात और बता दें, मध्य प्रदेश जो है देश में दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यह बात भी आप क्लियर रखिए अपने दिमाग में, और पहले स्थान पर आना चाहता, इसलिए यहां पर दूसरे सीमन स्टेशन का यहां पर लोकार्पण किया गया है। तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। 3 से 4 प्रश्न इसमें आपके एग्जाम्स में छपने ही छपने वाले हैं और डेली आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव के साथ में मिलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद अगला जो आपका सेशन आ रहा है वो है इंडियन स्टैटिक जीके। हम एमपी स्टैटिक जीके भी लेकर के आते हैं, हम इंडियन स्टैटिक जीके भी लेकर के आते हैं। तो आज हम आपके लिए इंडियन स्टैटिक जीके लेकर के आए हैं, जो भारतीय जीके है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियन स्टैटिक जीके भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाएगी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो भाई अपने प्यारे भारत में 2023 का जो है विश्व कप वनडे वाला 50-50 वाला आयोजन किया जाएगा। अब देखिए भारत ने 2 बार विश्व कप जीता है, कब? 1983 में और 2011 में। 1983 में जीता तो कप्तान कपिल देव थे और जो 2011 में जीता है तो भाई महेंद्र सिंह धोनी इस समय कप्तान थे। सारे के सारे कप उनके पास में, चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लो, T20 बात कर लो, वनडे बात कर लो, एशिया कप की बात कर लो, सारे के सारे कप भाई अपने घर पे लेकर के गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। दूसरा नाम माही है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस समय ग्रेग बर्कले जो है वो अध्यक्ष हैं। इतने सारे प्रश्न आपसे आईसीसी से संबंधित पूछे जा सकते हैं। इस बार पूछा जा सकता है 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। उपविजेता कौन रहा था? तो न्यूजीलैंड उपविजेता रहा था। ठीक है, अब किस आधार पर यहां पर चयन हुआ था कि कौन मतलब विजेता रहेगा? विजेता का चयन बाउंड्री के आधार पर हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ जब बाउंड्री के आधार पर विजेता का चयन हुआ है। क्यों? क्योंकि जो आपका फाइनल मैच था वो भी टाई हो गया, सुपर ओवर जो था वो भी टाई हो गया, तो बाउंड्री की यहां पर काउंट करके बताया गया कि कौन यहां पर जीता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं।
तो 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो कोलंबिया में आयोजित हुई थी। 2020 की पर्यावरण दिवस जो है कोलंबिया में आयोजित हुआ था। कब होता है? तो 5 जून को भाई पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो थीम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, थीम याद करके चलिएगा, कोलंबिया में आयोजित हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो किस अधिनियम के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर को चालू किया गया था भारत में? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में चालू किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब से आरंभ हुआ? ये तो अधिनियम आपका आ गया 1972। 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर लागू हो गया था भारत में। और टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को भाई टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा टाइगर की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। चलिए प्रश्न 4 की बात करते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, विटामिन से संबंधित कुछ याद करो ना करो। विटामिन ए और विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, कोबाल्ट की उपस्थिति होती है विटामिन बी 12 में। और विटामिन ए की बात करते हैं तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और ये जो रतौंधी रोग है वो आंखों से संबंधित है। इसके लिए आपको गाजर, सेब वगैरह ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो ये 2 विटामिन तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि एनटीपीसी में हर एक शिफ्ट में विटामिन से एक ना एक प्रश्न टपक रहा है भाई। और 3 से 4 बार तो भाई आपका ये रेटिनॉल वाला है, 3 से 4 बार आ चुका है। और साइनोकोबालामिन यानी विटामिन बी 12 भी आपका 3 से 4 बार आ चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए ये दोनों के दोनों विटामिन। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न 5 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भाई 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। डिस्क्रिप्टिव में हम आपको हर एक प्रश्न की जानकारी दे रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है ये। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को दोनों को अपनाया गया था। ये भी आपके प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को कब यहाँ पर पहली बार गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया था। 3 से 4 प्रश्न आपके इस प्रश्न से क्लियर हो गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो भाई 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये आपका 11वां संविधान संशोधन जो है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है? तो भाई शिक्षा से संबंधित है 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। ओजोन परत में होने वाले छिद्र की खोज किसने की थी? तो फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पर ओजोन परत में होने वाले छिद्र की खोज की थी। 16 सितंबर को भाई ओजोन दिवस मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन संरक्षण से ही संबंधित है। ये सारे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो भाई रेशम के उत्पादन से है सेरीकल्चर। अब याद कैसे होगा? तो भाई सेरी में एक शब्द आ रहा है साड़ी। साड़ी किसकी बनती है? रेशम की बनती है भाई। रेशम की बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेशम का जो उत्पादन होता है वो शहतूत के पत्तों के ऊपर यहाँ पर जो कीड़ा होता है उसके द्वारा यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। किसका? तो रेशम का उत्पादन किया जाता है शहतूत के पत्तों पर। यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो पोंगल का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से पोंगल का संबंध है। और इस अवसर पर जो है जलीकट्टू त्यौहार भी मनाया जाता है। तो जलीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर हो गया, तमिलनाडु में। पोंगल का संबंध कहाँ से है? तो वो भी तमिलनाडु से ही है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। याद कैसे करेंगे भाई? तो बस ये याद करना, सरला। सरला भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं, सरला। सरला से कैसे याद करेंगे? तो जो आपकी संसद है वो 79 में है, राज्यसभा जो है वो 80 में है, और ला से लोकसभा जो है वो 81 में है। एक साथ याद कर लीजिए, 79, 80, 81, सरला। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। लोकसभा का उल्लेख कहाँ पर किया गया? आपसे राज्यसभा पूछ लिया जाए, आपसे संसद पूछ लिया जाए, आप तीनों बता सकते हैं। 79, 80, 81 सरला से याद कर सकते हैं। चलिए
ये आपके यहाँ पर प्रश्न समाप्त हुए इंडियन स्टैटिक जीके के। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये परीक्षा में रिपीट होंगे ही होंगे, छपेंगे ही छपेंगे। अब बात कर लेते हैं हम साइबर सिक्योरिटी, जो स्पेशली फॉर एमपीपीएससी वालों के लिए है। ये नया टॉपिक यूनिट 9 के अंतर्गत यहाँ पर जोड़ा गया है। ऑब्जेक्टिव इसके आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, पूरे इंटरनेट पर मिलेंगे भी तो इंग्लिश में मिलेंगे, वो भी नेट NET JRF वालों के लिए मिलते हैं, आपके लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन हम मेहनत करके आपके लिए इसको हिंदी में लेकर के आए हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न आपको छपने वाले हैं एमपीपीएससी के प्री एग्जाम 2020 और 2021 में भी। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो HTTPS में S का अर्थ क्या है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो S का अर्थ होता है सिक्योर। अब इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम आपको फुल फॉर्म ही बता देते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये फुल फॉर्म होता है HTTPS का। तो कुछ भी आपसे पूछ ले आप आंसर दे सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। किसी भी वेबसाइट के विश्वास का प्रतीक क्या होता है? तो इसका आंसर है जो ट्रस्ट सील होता है, वो किसी भी वेबसाइट के विश्वास का प्रतीक होता है। अब ये ट्रस्ट सील क्या होता है? तो जब आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे गूगल क्रोम के अंतर्गत, कंप्यूटर में देखेंगे तो साइड में आपको एक लॉक का निशान दिखाई देता रहता होगा नीले कलर का, भाई वही ट्रस्ट सील होता है और किसी भी वेबसाइट का विश्वास का वो प्रतीक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन करके कौन हटा देता है? तो भाई जो एंटीवायरस होता है वो दुर्भावनापूर्ण जो फाइलें होती हैं, बेकार फाइलें जो होती हैं आपके कंप्यूटर को जो हानि पहुंचाएंगी, उनको जो आप एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में डलवाते हैं, तो वो उन दुर्भावनापूर्ण फाइलों को ढूंढ करके स्कैन करके ढूंढ लेता है भाई, एकदम कतई आंख लगा के देखता है कि कहाँ पर है, आजा, ठीक है, बुलाता है और फिर जाने नहीं देता भाई। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन एंटीवायरस का उल्टा काम है, बुलाता है मगर जाने नहीं देता भाई, ठीक है। तो सीधे हटा देता है एंटीवायरस स्कैन करके। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड कौन सा है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय जो साइबर सुरक्षा का मानदंड है वो ISO 27001 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का मानदंड होता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो भारत में साइबर सुरक्षा अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून कौन बनाता है? कौन सा कानून है जिसके माध्यम से साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून बताइए? तो IT एक्ट जो 2000 है, इसी के माध्यम से सारे कानून बनाए जाते हैं साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित। कोई भी आपको अगर परेशान भी करता है तो इसी कानून के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। किस कानून के? IT एक्ट 2000 के माध्यम से। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो कंप्यूटर स्रोत के कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 65 के अंतर्गत आता है, अगर कंप्यूटर स्रोत के कोड के साथ कोई छेड़छाड़ करता है। और ये कहां पर बताया गया? तो भाई IT एक्ट जो 2000 है ना, उसी में धारा 65 बताया गया है। जब आप IT एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर जो धारा 65 है वो आपको बताएगी कि कंप्यूटर स्रोत के कोड के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो धारा 65 के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो IT एक्ट के तहत हैकिंग और कंप्यूटर से संबंधित अपराध किस प्रकार की धारा में आते हैं? तो धारा 66 में आते हैं हैकिंग और कंप्यूटर से संबंधित अपराध। अगर आप कोड से छेड़छाड़ करेंगे तो वो तो आपका 65 में आ जाएगा। और जब कोई कोड से छेड़छाड़ कर लेगा भाई, मतलब आपके कोड को, पासवर्ड को तोड़ देगा, तो वो क्या करेगा? आपके कंप्यूटर को हैक कर लेगा। तो तुरंत उसके बाद धारा 66 आप और लगा देंगे कि तुमने हमारा कंप्यूटर हैक कर लिया है। तो धारा 66 के अंतर्गत हैकिंग से संबंधित जो भी अपराध होते हैं वो इस धारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब आया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है 1957 में भारतीय कॉपीराइट अधिनियम आया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर हमले करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है घोस्ट वायरस वो कहलाता है, जो पहचान को रोकने के लिए, यानी कि देखो जो आपकी पहचान, एंटीवायरस क्या करता है? ढूंढता है, बुलाता है, फिर जाने नहीं देगा। लेकिन जो घोस्ट वायरस होता है वो रोकता है भाई, बुलाता है मगर जाने का नहीं। तो घोस्ट वायरस क्या करता है? रोकता है। लेकिन एंटीवायरस कतई जहर वाला है, वो कहता है भाई आना ही पड़ेगा, चुंबक लगा के खींच लेता है एंटीवायरस, ठीक है। तो घोस्ट वायरस एक ऐसा वायरस है जो जब एंटीवायरस स्कैन करता है तो उसको खोजने में जो है परेशानी उपलब्ध कराता है। तो क्या करता है? पहचान को रोक देता है, एंटीवायरस प्रोग्राम पर हमले भी करता है, ठीक है। तो कौन है वो? घोस्ट वायरस है। घोस्ट का मतलब ही होता है भाई भूत वायरस, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की गई हो तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या फिर स्पैम के रूप में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। जब आपके पास ईमेल आता है तो एक ऑप्शन भी आता है आपके पास में स्पैम, यानी अगर आप उस ईमेल को स्पैम में डाल देंगे तो फिर बाकी का काम जो है वो ईमेल प्रदाता कंपनी का है, वो उसकी छानबीन करेगी और ऐसा अगर दोबारा ईमेल आपका आएगा तो वो कभी आपके पास नहीं आने देगी। सीधे वो ईमेल है वो आएगा सीधे स्पैम बॉक्स में जाएगा, आपको फ्लैश नहीं होगा, ठीक है।
तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। ये प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपके लिए डेली लेकर के आते रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी हो, ई कॉमर्स हो, उसके बाद आपकी ई गवर्नेंस हो, जो भी नए टॉपिक यहाँ पर यूनिट 9 में जोड़े गए हैं आपको डेली मिलते रहेंगे। निश्चिंत रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है प्रश्नों को सर्च करने में, फिर टाइप करने में, फिर आपके लिए लेकर के आने में, ठीक है। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जिनको पता नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी के प्रश्न कैसे आते हैं पीपीएससी में, अब उनको पता चल जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। शाम को 4:30 बजे हम कम्युनिटी बॉक्स में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो कल का प्रश्न था उज्जैन शहर जो है मध्य प्रदेश का, वो हाल ही में चर्चा में रहा है उज्जैन, तो किस नदी के किनारे स्थित है, यह हमने आपसे कम्युनिटी में पूछा था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर था कि क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन शहर स्थित है। तो किस किसने यहां पर सही आंसर दिया, आइए हम आपको मिलवा देते हैं। तो पवन शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर बताया, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद कान्हा त्रिपाठी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, क्षिप्रा रिवर के किनारे स्थित है। लवली तिवारी ने बिल्कुल सही आंसर बताया, क्षिप्रा किनारे स्थित है। उसके प्रशांत गुप्ता ने बिल्कुल सही आंसर बताया, क्षिप्रा नदी के किनारे यहाँ पर उज्जैन शहर स्थित है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।